Good morning, students. Today we are going to discuss the next part of the surface chemistry, and today we are discussing the following topic, that is adsorption theory of heterogeneous catalysis, features of catalysis, and a special type of catalyst that is the shape selective catalyst known as zeolites. First we are going to start adsorption theory of heterogeneous catalysis. We can divide this theory into two parts. Number one, old theory. What is old theory? Old theory का मतलब ये है कि adsorption जो प्रोसेस है इसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस मानते हैं. Adsorption process is a exothermic process. एक्सोथर्मिक मतलब हीट इसमें से रिलीज हो रही है. तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि जो हीट एक्सोथर्मिक एडजॉर्प्शन से रिलीज होती है वो रिएक्शन की रेट को बढ़ाने में यूटिलाइज होती है. फिर से समझ लीजिए कि ये कैटलिस्ट है और यहाँ पर रिएक्टेंट्स आके एडजॉर्ब होगा. ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है, यानी इससे हीट क्रिएट होगी, और ये जो हीट है ये रिएक्टेंट को आपस में कोलाइड करने में, रिएक्शन को बढ़ाने में काम आएगी. दिस इज नोन एज द ओल्ड थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस. व्हाट इज मॉडर्न थ्योरी? सेकेंड नंबर इज मॉडर्न थ्योरी. इसमें दो थ्योरीज से मिलकर बना हुआ है. टू थ्योरीज का कॉम्बिनेशन है. एक तो ओल्ड थ्योरी और दूसरा है इंटरमीडिएट फॉर्मेशन. ओल्ड थ्योरी एंड इंटरमीडिएट फॉर्मेशन. देखिए, ओल्ड थ्योरी तो हमें समझ में आ गया. इंटरमीडिएट फॉर्मेशन का क्या मतलब है? देखिए, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन का मतलब है, जैसा कि हमने पढ़ा था, कि रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है तो बीच में एक एक्टिवेटेड स्टेट बनती है, एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनती है. तो यहाँ पर ये माना गया है कि कैटालाइसिस के दौरान एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है. अब इसको समझने के लिए, इस थ्योरी को समझने के लिए इसको हम 5 पार्ट्स, स्टेप्स में डिवाइड करते हैं. स्टेप्स, 5 स्टेप्स हैं इसका. नंबर 1 है डिफ्यूजन. डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स, फर्स्ट पार्ट. नंबर 2 एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स. नंबर 3 occurrence of chemical reaction and formation of intermediate. Number 4 desorption. Number 4 है desorption of product. एंड नंबर 5 है डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट. 5 स्टेप्स में समझेंगे. फर्स्ट स्टेप है डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्टेंट्स. कहाँ होना है अभी इसको डिटेल से पढ़ते हैं. दूसरा एडजॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट्स. थर्ड है अकरेंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑन रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट. फोर्थ है डिसॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट एंड फिफ्थ है डिफ्यूजन ऑफ द प्रोडक्ट. देखिए, इसको समझने के लिए हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जो कैटालाइटिक सरफेस है, कैटालाइटिक सरफेस है, ये कैटालाइटिक सरफेस हम मान के चलते हैं. दिस इज द कैटालाइटिक सरफेस. और यहाँ पर हम दो रिएक्टेंट ए
प्लस बी, ये दो रिएक्टेंट हैं। ये है कैटालाइटिक सरफेस और ये है रिएक्टेंट, ये दोनों है। अब ये सरफेस देखो यहाँ ओपन वैकेंसीज दिख रही है। सबसे पहले स्टेप में डिफ्यूजन मतलब ये रिएक्टेंट है वो इस सरफेस के ऊपर डिफ्यूज होगा। फर्स्ट स्टेप होगा ये रिएक्टेंट इस सरफेस के ऊपर डिफ्यूज होगा। सेकंड जो स्टेप है यानी डिफ्यूज होगा, फर्स्ट स्टेप में डिफ्यूज होगा उसके बाद एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। एडजॉर्प्शन में देखिए ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ए और बी इस पे एडजॉर्ब हो गया। थर्ड स्टेप क्या लिखा है, अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में डिफ्यूज हो गया, सेकंड स्टेप में एडजॉर्ब हो गया। अब थर्ड स्टेप जो है, थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। और ये दोनों मिलके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। दिस इज नोन एज द इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ प्रोडक्ट का, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन क्या है, डिसॉर्प्शन में ये हमारी जो कैटलिस्ट की सरफेस फिर से फ्री हो गई और साथ में जो प्रोडक्ट बना है ए बी, दिस ए बी इज फॉर्म, यानी प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। दिस इज नॉन एज द प्रोडक्ट। और ये डिसॉर्प्शन फोर्थ स्टेप। और फिफ्थ स्टेप में ये जो प्रोडक्ट है वो डिफ्यूज हो जाएगा, सरफेस से अलग हो जाएगा। तो इस तरह से कैटलिस्ट ने एक कैटलिस्ट की हेल्प से एक रिएक्शन हो रही है और फास्ट हो रही है। फिर से समझ लेते हैं। फर्स्ट स्टेप डिफ्यूजन, यानी कि रिएक्टेंट सरफेस पे डिफ्यूज होंगे। दूसरा एडजॉर्प्शन, अटैच हो जाएंगे। थर्ड में इन दोनों के बीच में जब ये पास होंगे तो इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, इंटरमीडिएट बनेगा। फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, डिसॉर्प्शन, इसमें से प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो डिफ्यूज होकर सरफेस से हट जाएगा। तो इस तरह से पता चल रहा है, इस बात से क्लियर होता है कि कैटलिस्ट कैसे किसी रिएक्शन में पार्ट करते हैं लेकिन खुद पार्ट नहीं करते हैं, केवल एक्सलरेट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस तरह से एक्सलरेट करते हैं और खुद अनचेंज रहते हैं। ये फर्स्ट स्टेप में जैसा हमारे पास कैटलिस्ट था वैसा ही कैटलिस्ट हमें इस लास्ट वाले स्टेप में भी एज इट इज मिल रहा है, लेकिन जो रिएक्टेंट थे दे विल कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। अब देखिए इससे दो चीजें एक हमने पढ़ी थी, एक प्रोमोटर और एक होते हैं पॉइजन। तो कैटलिस्ट पॉइजन जो होते हैं उनके रोल को हम यहाँ समझा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई कैटलिस्ट कुछ मॉलिक्यूल को पकड़ के रख लेता है, यानी उसको छोड़ता नहीं है, बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है। तो वो जो कैटलिस्ट की सरफेस है वो बाकी रिएक्टेंट के लिए अवेलेबल नहीं हो पाती, जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन डीएक्सेलरेट हो जाती है, यानी स्लो हो जाती है। तो वी कैन एक्सप्लेन द रोल ऑफ कैटलिस्ट पॉइजन बाय दिस थ्योरी। अब हम डील करते हैं नेक्स्ट फीचर ऑफ द सॉलिड कैटालाइसिस। फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटालाइसिस, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 एक्टिविटी, नंबर 2 सेलेक्टिविटी और नंबर 3
स्पेसिफिसिटी कि कैटालाइज जो होते हैं एक्टिविटी शो करते हैं, सेलेक्टिविटी शो करते हैं और स्पेसिफिसिटी शो करते हैं। इसका मीनिंग क्या है? देखो, ये जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, H2 गैस प्लस ऑक्सीजन गैस कन्वर्टेड इनटू वाटर H2O। देखिए, ये रिएक्शन बिना कैटलिस्ट की प्रेजेंस में लगभग नहीं होती है या बहुत ही स्लो स्पीड से होती है। लेकिन जैसे ही हम इसमें कैटलिस्ट ऐड करते हैं प्लैटिनम, तो ये रिएक्शन बहुत ही स्पीड से विग्योरसली होती है। तो दिस इज शो द इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी, यानी जैसे ही आप कैटलिस्ट डालोगे वो एक्टिविटी रिएक्टेंट को एक्टिव कर देते हैं और रिएक्शन को फास्ट करते हैं। अब यहाँ इसमें जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि कैटलिस्ट पे एडजॉर्प्शन होता है और एडजॉर्प्शन होने के बाद इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ एक चीज ध्यान रखने की है कि ये जो एडजॉर्प्शन में बॉन्डिंग होती है वो वीक होनी चाहिए। अगर स्ट्रांग बॉन्डिंग होगी तो वो पॉइजन का काम करेगा। तो जितनी वीक बॉन्डिंग होगी एडजॉर्प्शन में, उतना ही वो रिएक्शन फास्ट चलेगा। तो दिस इज क्लियर, दिस इज द एक्टिविटी। नंबर 2 इज द सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी का मतलब ये है कि एक रिएक्टेंट हमारे पास है, ये वाला, अगर हम किसी भी रिएक्शन के लिए अलग कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट है इसका मतलब ये नहीं वो सबके लिए। अगर हम ये रिएक्टेंट लेते हैं, एसिटिलीन जो है, एथाइन जो है, अगर हम इसका हाइड्रोजनेशन करते हैं प्लैटिनम और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तो ये बनता है ईथेन। और अगर हम लिंडलार कैटलिस्ट का यूज करते हैं, देखो दोनों प्रोसेस हाइड्रोजनेशन, ये भी हाइड्रोजनेशन है, ये भी है, लेकिन अगर कैटलिस्ट हम ले रहे हैं प्लैटिनम तो ईथेन बन रहा है। और अगर हम ले रहे हैं लिंडलार कैटलिस्ट लेंगे तो ये एथीन बन रहा है, यानी कि ये कंट्रोल हाइड्रोजनेशन है और यहाँ पर पूरी तरह से हाइड्रोजन सैचुरेटेड कंपाउंड बन रहा है। तो दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिविटी, यानी एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट सेलेक्टिविटी शो करता है, इस पर सेलेक्टिविटी शो करता है। यानी कि एक कैटलिस्ट केवल एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को शो करेगा, यानी इथेन बनाएगा, साथ में इथेन नहीं बनाएगा। अगर आपको इथेन बनाना है तो प्लैटिनम लेना है, और अगर इथीन बनाना है तो लिंडलार कैटलिस्ट लेना है। थर्ड पॉइंट है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है, जैसा कि हमने बताया कि आपके पास एक कैटलिस्ट है, तो हर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट होता है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे हैं, तो यहाँ V2O5 जो है वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मेशन में काम आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसी कैटलिस्ट का यूज कर आप अमोनिया का फॉर्मेशन कर सकें। तो दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिसिटी। हर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट होता है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक्टिविटी, यानी जैसे कैटलिस्ट डालोगे एक्टिविटी बढ़ जाती है, रेट होने लगती है। कई रिएक्शन जो नहीं होती है बिल्कुल, वो भी होने लगती है, और जो हो रही है वो और फास्ट होने लगती है। सेलेक्टिविटी का मतलब ये है कि एक कैटलिस्ट किसी एक प्रोडक्ट को प्रिफर करता है। स्पेसिफिसिटी ये है कि हर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि वही कैटलिस्ट हम किसी दूसरी रिएक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। नेक्स्ट इज द शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट इनको हम बोलते हैं जियोलाइट्स। इनको जियोलाइट बोला जाता है। इनका क्या तरीका है, इन कैटलिस्ट के अंदर ये बड़ा एक नेटवर्क स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर पोर्स होते हैं। कैटलिस्ट के अंदर पोर्स होते हैं और उसके अंदर एक स्पेसिफिक साइज का रिएक्टेंट फिट हो सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी रिएक्टेंट के लिए हम जियोलाइट का यूज कर सकते हैं। उस रेंज में उस पोर के साइज, कैटलिस्ट पर जो पोर है उस पे फिट होने के लिए उस साइज का रिएक्टेंट होना चाहिए, तो उसके लिए होता है। जियोलाइट्स, इनकी जो स्ट्रक्चर है हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है और इनको माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट्स बोलते हैं। दीज आर द माइक्रोपोरस, यानी छोटे पोर वाले एल्यूमिनोसिलिकेट्स हैं। फॉर्मूला इसका MX/N Al2 SiO2 MH2। देखिए इसमें हाइड्रोजन H2 भी है। N इज द वैलेंसी ऑफ मेटल कार्बन। ये क्या करते हैं, ये जो मॉलिक्यूलर सीव की तरह काम करते हैं और सेलेक्टिव एडजॉर्बेंट।
यानी कि एक सीव है, सीव में जैसे पोर होते हैं उसी तरह किसी भी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए सेलेक्टिव होते हैं, उसको एडजॉर्ब करते हैं। अब देखिए यहाँ एक स्ट्रक्चर हमको, ये बेसिकली क्या होता है, ये सिलिकेट्स होते हैं और जब सिलिकेट्स में से कुछ कुछ पार्ट है, कुछ सिलिकॉन हटकर वहां पर एल्यूमिनियम फिट हो जाता है, एल्यूमिनियम रिप्लेस कर देता है उसको, तो ये बन जाते हैं एल्यूमिनो सिलिकेट्स। ये क्या है, कैटलिस्ट, इनकी कैटलिस्ट एक्टिविटी की कैसे जाती है, देखो यहाँ हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है और यहाँ पर H2O है वाटर, तो इसको वैक्यूम में हीट करते हैं। जब वैक्यूम में हीट करते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाता है। जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है तो वहां एक स्पेस पोर क्रिएट हो जाता है, तो ये कैटलिस्ट एक्टिविटी करने लगता है। इनका जो पोर साइज होता है 262,740 pm पिकोमीटर की रेंज का होता है। अगर इस रेंज में कोई रिएक्टेंट है तो वो इसको इससे कैटेलाइज होगा। यूज, इसका यूज है आइसोमराइजेशन एंड क्रैकिंग ऑफ द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की क्रैकिंग और आइसोमराइजेशन में इसका यूज है। GAMS, जियोलाइट, सॉरी GMS नहीं, GSM, GSM5, जियोलाइट सीव ऑफ GSM5 एक कैटलिस्ट है जियोलाइट, जिसको हम यूज करते हैं डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू द गैसोलीन। अल्कोहल को सीधा गैसोलीन में कन्वर्ट करने के लिए GSM का यूज करते हैं। इसकी फुल फॉर्म है जियोलाइट सीव ऑफ मॉलिक्यूलर पोरेसिटी 5। दिया है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए आप, जियोलाइट सीव ऑफ मॉलिक्यूलर पोरेसिटी 5। ये एक स्पेसिफिक जियोलाइट है जो कि अल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करने के काम आता है। तो ये आज के हमारे टॉपिक थे। पहले हमने हेट्रोजेनस कैटालाइसिस की थ्योरीज के बारे में पढ़ा, एडजॉर्प्शन थ्योरी, ओल्ड थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, फिर फीचर्स पढ़े हमने सॉलिड कैटालाइसिस के, और लास्ट में हमने शेप सेलेक्टिव कैटालाइट्स पढ़ा। थैंक यू।